जय हिंद दोस्तों। तो 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे अबाउट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चंस यहाँ से आने की टेंडेंसी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स। और ध्यान से देखिएगा बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं। इंटरनली जो इन ड्रिवन डेटा होता है वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। मेजर क्वेश्चंस तो आपको याद हो जाएंगे, जैसे हु वाज द फाउंडर, वो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होंगे किसी भी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर के। बट कभी अब क्या होता है ना, मल्टीपल दिस स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ यूपी भी थोड़ा चेंज हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। कुछ जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में बहुत अभी भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस कम आते हैं, मतलब डेटा ड्रिवन डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यूपी में थोड़ा चेंजेस आए। राजस्थान में तो बहुत ही इंटरनली पूछ लेते हैं वो। आई डोंट नो व्हाई दे ट्राई टू मेक देम वेरी डिफ़िकल्ट, कि ऐसे इरेलीवेंट या फिर बोल सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंट। इनरेलीवेंट तो नहीं बोल सकते बिकॉज वट एवर इज़ रिटन इज़ नॉट इरेलीवेंट। आई वुड से कि उसको टफ बनाने के लिए बहुत ही ऐसा डेटा पूछ लेंगे जो रेगुलर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट वॉट वी कैन डू इज़ वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट। ये जो PYQs हैं ये हमें समझने में मदद करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और बहुत सारा जो डेटा होता है या बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको एक्सप्लेनेशन से ही मिल जाती है। सो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आई होप यू ऑल आर रीडिंग वेल, आप लोग रिवाइज भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 61st क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। द 61st क्वेश्चन इज़ अबाउट हु वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज। देखिए, प्रार्थना समाज हमने लास्ट डिस्कस किया था, उसके जो फाउंडर थे वो थे आत्माराम पांडुरंग जी, और बाद में उसमें महादेव गोविंद रानाडे जी जुड़े थे, और उन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लरिश भी किया। ऑल्दो फाउंडर आत्मारंग जी रहे और आत्माराम जी रहे, और उसके बाद 2 साल बाद महादेव जी ने ज्वाइन किया। सो इसी तरीके से देव समाज के फाउंडर कौन थे? देव समाज के फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री जी। ये भी 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। देव नारायण अग्निहोत्री जी, शिव नारायण अग्निहोत्री जी देव समाज के फाउंडर थे। देव समाज एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी बना 1887 में, इन फरवरी 1887, मतलब ये आईएनए के बाद, सॉरी INC के बाद बना। कहाँ पर? लाहौर में, बाय पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, जिनको भगवान देवात्मा भी बोलते थे। ही वॉज अ रिफॉर्मर फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो ये ब्रह्मो समाज के फॉलोअर रहे हैं। इन टीचिंग्स ऑफ दिस सोसाइटी, देखिए इनका जन्म भी ब्रह्मो समाज के काफ़ी बाद हुआ है। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन 1828। तो ये उसको फॉलो करते हुए आए और उन्हीं की टीचिंग्स से को देखकर ये बड़े हुए, और बाद में इन्होंने एक अपना सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा देव समाज। और क्योंकि इनको भगवान देवात्मा भी बोलते थे, इनका नाम था शिव नारायण अग्निहोत्री। एंड ही वॉज अ फॉर्मर फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज। टीचिंग्स ऑफ द सोसाइटी आर कंपाइल्ड इन देव शास्त्र। तो उन्होंने एक देव शास्त्र भी लिखा जिसमें वहाँ की टीचिंग्स जो थी इस ऑर्गेनाइजेशन की वो कंपाइल्ड थी। पॉपुलैरिटी इसकी जो मूवमेंट की थी वो ख़त्म होती है 1913 में, आफ्टर शिव नारायण अपॉइंटेड हिज सेकेंड सन एज द स्पिरिचुअल सक्सेसर। तो जब शिव नारायण जी ने अपने दूसरे बेटे को इसका सक्सेसर के तौर पे अपॉइंट किया, तो वहाँ से इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा देव समाज के फाउंडर कौन रहे? शिव नारायण अग्निहोत्री जी। 1873 में सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन बने? तो सत्यशोधक समाज के फाउंडर बनते हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, सो सत्यशोधक समाज के फाउंडर है ज्योतिबा फूले। देखिए, ज्योतिबा फूले इज़ अ मेल। आई एम टेलिंग यू बिकॉज व्हेन आई केम इनटू द प्रिपरेशन, बहुत लंबे समय हमने बचपन में पढ़ा था ज्योतिबा फूले, बट आई वाज ऑलवेज कन्फ्यूज्ड अबाउट, नॉट कन्फ्यूज, आई वाज एक्चुअली वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये फीमेल हैं कोई, बट ही इज़ अ मेल। इनका नाम ज्योतिबा है, तो मुझे लगा कि ये मे बी ये फीमेल हैं, बट ही वॉज अ मेल एंड दिस केम टू मी एज अ सरप्राइज। सो आई नो आपको पता होगा, बट स्टिल दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू। सो ही फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873 एंड ही वॉज बॉर्न इन 1827। ठीक है, 1827 में इनका जन्म होता है। एक गार्डनर, एक माली के घर इनका जन्म होता है। एंड एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया नॉन ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो शूद्रास थे उनको रिडीम करना फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, हिंदुज़म खासकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण्स को
Brahmins were on the top priority. Why? Because they were the direct propagator of the knowledge of God. वो पढ़ सकते हैं, टेम्पल में वही डिसाइड करेंगे कि किसको आना है किसको नहीं. तो एक टाइम के बाद उनकी हायरार्की इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो ब्राह्मणिकल प्रीचिंग्स थी, टीचिंग्स थी, उनकी वजह से शूद्रास बहुत ही नीचे डिमेनिंग स्टेट में देखे जाने लगे थे. सो तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समाज की ये था कि जो शूद्रास की जो स्टेटस उसको रिडीम किया जाए फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स एंड मेक देम कॉन्शियस ऑफ देयर ह्यूमन राइट. देखिए मानव अधिकार तो सबके ही होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट में जन्मा हो. कास्ट बाद में दिया गया है, मानव अधिकार तो सबके बराबर हैं. तो ह्यूमन राइट्स उनको क्या हैं, उनके ह्यूमन राइट्स, उसके लिए वो कॉन्शियस हों, अवेयर हों. और उनको जो मेंटल और रिलीजियस स्लेवरी है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आपको दबाया जाएगा तो आप भी उसी ढर्रे में चलने लगोगे. आपको लगेगा नहीं बिकॉज यू आर बॉर्न इन दिस कास्ट सो यू हैव टू डू दिस. ठीक है, ओके, काम कोई भी बुराई नहीं है, बट आप जिस कास्ट में जन्मे हो उसकी वजह से आपको ह्यूमिलिएशन मिल रहा है, ये सही नहीं था. तो इसके अगेंस्ट इन्होंने एक लड़ाई शुरू की थी, एक मुहिम शुरू की थी, एक मूवमेंट शुरू किया था कि वो जो अपनी ही जो जकड़ में है, वो अपनी ही जो मानसिक और रिलीजियस स्लेवरी की जकड़न में है, वो खुद से ही सेल्फ ही उससे उनको निकाला जा सके. उनको भी बताया जाए कि भाई नहीं, तुम्हारे भी अधिकार हैं इस समाज में, तुमको भी कोई अधिकार मिले हुए हैं. ये ज्योतिबा फुले जी ने एक मूवमेंट चलाया. और साथ ही साथ उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी. ठीक है, गुलामगिरी मतलब आप गुलाम हो, गुलामगिरी कर रहे हो किसी की. सो दिस बुक मैंशनड अबाउट ऑल दीज ईविल्स इन द सोसाइटी एंड इन्होंने ये बुक लिखी है 1872 में. ओके, और उसी बुक के लॉन्च के बाद ही, या जैसे भी उस टाइम पे होता होगा, उसके बाद ही उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की. देन हु फॉर्म द सत्यशोधक समाज? अगेन अब ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होगा, देख लीजिएगा. ज्योतिबा फुले, ऑथर ऑफ गुलामगिरी ज्योतिबा फुले. अगेन ज्योतिबा फुले. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश बाय महात्मा ज्योतिबा फुले? महात्मा भी बोलते थे इनको, ज्योतिबा फुले. देन हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस. अब देखिए थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन, ऑल्दो एक ही थीम वही है. देखिए प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन. रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने शुरू किया था. इसमें यह था कि सभी की सर्विस करनी है, सबको लिबरेशन मिलना चाहिए. हिंदुज़म के रिवाइवल के तौर पे आया था. आर्य समाज में वेदास की इनफैलिबिलिटी पे बात की गई थी. बाकी सारे हर जगह पे हर काम होगा. आई एम सॉरी, चाइल्ड मैरिजेस पे बात के अगेंस्ट बात होगी, सब करेंगे. लेकिन मेन फोकस किसका क्या है? तो जैसे कि मेन फोकस सत्यशोधक समाज का ये था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करना. उनका मेन फोकस सबसे पहले ये था. जब ये हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी होंगी. तो जो मेन फोकस था दैट वाज अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. ज्योतिबा फुले जी ने इसको स्टार्ट किया था 1873 में. किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड द लोअर कास्ट. एंड ही कंपोज्ड क्रिटिकल बुक्स जैसे कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एंड गुलामगिरी. तो गुलामगिरी तो फेमस है ही उनकी. इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक. ठीक है. सो टू स्प्रेड हिज एंटी ब्राह्मण एक्टिविटीज़, तो अपनी एंटी ब्राह्मण एक्टिविटीज़ को स्प्रेड करने के लिए बुक भी लिखी गई थी. सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र. ठीक है, तो एक ये भी चीज़ याद रखिए, कहाँ पर शुरू हुआ था? ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था. सो ज्योतिबा फुले फॉर्म द सत्यशोधक समाज विद हिमसेल्फ एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट. पहले प्रेसिडेंट भी खुद ही बने. मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लिबरेट करना शूद्रास को और अति शूद्रास को एंड टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय आर्य ब्राह्मण्स. और ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र का. सावित्रीबाई जो थी, सावित्रीबाई फुले इनकी जो वाइफ थी, वो शी बिकेम द हेड ऑफ द वुमेन सेक्शन जो कि लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए काम करती थी. Then Deenbandhu played an important role in Satyasodhak Samaj in spreading the movement to remotest part of Maharashtra. ठीक है. Next, the Bengali leader who opposed the socio-religious reforms and supported orthodoxy. Okay. अब ये आ रहा है, अभी तक हमने जो बात की वो हमने देखा कि जितने भी लोग इस टाइम पे आए, जितनों की हमने बात की, वो ऐसे थे जो रिफॉर्म लाना चाहते थे, जो सोसाइटी में जो भी ऑर्थोडॉक्सिसिटी थी या सुपरस्टिशंस थे, उनसे चाहते थे कि मेन जो थीम है आप अपने रिलीजन की वो रखिए, लेकिन कुछ नई चीज़ें में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या साइंटिफिक टेम्पर को लेके आ सकते हैं, ऑर्थोडॉक्सिसिटी को
हटाना है। जैसे कि जो रूढ़िवादिता थी वो थी, चाइल्ड मैरिज एक रूढ़िवादिता थी, वो एग्जिस्ट कर रही थी, तो वो गलत थी। उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई। ठीक है, सती प्रथा गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी। ज़िंदा इंसान को जला देना पैर के साथ सिर्फ इसलिए कि आगे की 7 पुश्तें स्वर्ग पाएंगे, जो हमें नहीं पता है एक्चुअली, वो गलत था। तो ये तरीके के सुपरस्टिशंस थे। ठीक है, तो इनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और काफ़ी हद तक उस टाइम पे कोशिशें भी हुई इनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन ऐसे कौन से बंगाली लीडर थे जिन्होंने इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को अपोज किया और ऑर्थोडॉक्सिसिटी को सपोर्ट किया? तो ये थे राधाकांत देव। तो इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, धर्म सभा। ठीक है, तो धर्म सभा एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी और जिसका ही बिकेम द फाउंडर ऑफ धर्म सभा इन 1830। तो ये बात है तब की, जब राजा राम मोहन रॉय अपने कर्म जो उनका क्षेत्र था उसके पीक पर थे। उन्होंने 1815 में अपनी पहली सभा बनाई थी, 1828 में ब्रह्मो सभा बनाई, तो अपने पीक पर थे वो अपने काम के। तो उसी समय पे राधाकांत देव ने 1830 में एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा धर्म सभा। एंड ही अपोज्ड दिस abolition of sati and also played an active role in promoting western education among girls. तो जो जैसे अभी हमने बात की कि सती प्रथा कैसे भी अगर हम आज के देखें समाज को, तो हम सती प्रथा को कैसे भी प्रमोट नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई भी करेगा। हो सकता है कुछ रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हों, वो कर सकते हैं, बट बहुत ही कम ऐसा समुदाय होगा। तो राधाकांत देव उस समय जो इन्होंने अबॉलिशन किया सती प्रथा का, उसके खिलाफ थे। उनके हिसाब से वो चीज़ सही थी। हो सकता है उनके हिसाब से सही हो, बिकॉज वो समाज में बिलोंग करते थे। आज से 200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो सिटिंग इन दिस प्लेस, बट ही अपोज द अबॉलिशन ऑफ सती। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन वो नहीं चाहते थे कैसे भी इनकॉर्पोरेट हो, और ख़ासकर गर्ल्स में। तो उनकी वो रूढ़िवादी सोच थी, और राधाकांत देव ने एक सभा बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा धर्म सभा, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड इन ऑपोजिशन ऑफ द रिलीजियस सोशल आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अब आपको याद रखना है, अगर धर्म सभा का ऑप्शन है तो वो तो होना ही है। इसके अलावा एक और आ जाते हैं, समाचार चंद्रिका। ठीक है, समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय ने पब्लिश करना शुरू किया, समाचार चंद्रिका 1822 में। और वो भी राजा राम मोहन रॉय के जो भी रिलीजियस और सोशियो आइडियाज़ थे उनको अपोज किया उन्होंने अपने इस पब्लिकेशन के द्वारा। इससे पहले ये एडिटर रह चुके थे संवाद कौमुदी के। संवाद कौमुदी एक फेमस नाम है। भवानी चरण बंदोपाध्याय जो थे वो संवाद कौमुदी के भी एडिटर रह चुके थे, और उसके बाद उन्होंने शुरू किया समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका स्पेसिफिकली राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किए गए रिफॉर्म जो थे उनको अपोज करने के लिए था। ठीक है, सो ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। याद रखिएगा, भवानी चरण बंदोपाध्याय। देन हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? देखिए, राधा स्वामी सत्संग अभी भी प्रेवलेंट है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में जैसे दिल्ली में है एंड और भी जगहों पे होगा, तो अभी भी प्रेवलेंट है राधा स्वामी सत्संग। अब ये पूछ रहे हैं कि इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग 1861 में बनाया गया। एक बैंकर थे तुलसीराम, सो ही वॉज अ बैंकर। 1861 की बात है, एक बैंकर थे तुलसीराम जिनको शिव दयाल साहब भी बोलते थे, या फिर स्वामी जी महाराज भी उनको बोला जाने लगा बाद में। सेठ शिव दयाल जी स्टार्टेड हिज फेथ ऑन सतनाम। तो शिव दयाल जी का फेथ शुरू हुआ सतनाम पे एंड अनामी पे, बट द नेम राधा स्वामी इट वॉज कॉइंड बाय राय सालिग्राम। ठीक है, तो ऑल्दो फाउंडर जो थे वो तुलसीराम जी ही थे या शिव दयाल साहब ही थे, लेकिन ये जो राधा स्वामी नाम दिया गया है वो उन्होंने नहीं दिया था। इनका फेथ आने लगा था सतनाम और अनामी पे, बट राधा स्वामी नाम जो कॉइन किया वो राय सालिग्राम ने किया। राय सालिग्राम यूज़ टू एड्रेस नारायणी देवी, जो शिव दयाल जी की वाइफ थी, उनको वो नारायणी देवी को राधा जी बोलने लगे। कौन? राय सालिग्राम। तो एंड वो मतलब शिव दयाल जी की वाइफ को वो बोलने लगे राधा जी, एंड लाइक दिस द नेम ऑफ राधा स्वामी, और जो उनके हस्बैंड थे उनको लोग स्वामी कह के एड्रेस करने लगे थे।
तो स्वामी जी और उनकी वाइफ राधा, तो इस तरीके से इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया राधा स्वामी. And during the terminal moments of his life, as written in the book, Sar Bachan Radha Swami, Seth Shivdayalji made it very clear that he did not start the Radha Swami faith, as his faith was that of Satnam and Anami, and said that Radha Swami faith had been started by Rai Saligram. ठीक. तो देखिए राधा स्वामी सत्संग जो शुरू हुआ वो एक तरीके से कुछ सिखिज़म का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा. जनरली लोग जा रहे हैं वहाँ पे. तो ये शुरू किया गया था शिवदयाल जी के द्वारा, ऐसा हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली. लेकिन ये जो नाम दिया गया राधा स्वामी, ये राय सालिग्राम के द्वारा दिया गया, क्योंकि वो उनकी वाइफ को राधा जी बुलाते थे और उनको लोग स्वामी जी बोलने लगे थे, तो इस तरीके से नाम उभर के आया राधा स्वामी. लेकिन राधा स्वामी जी ने अपने आखिरी दिनों में जब एक बुक लिखी जिसका नाम था सार बचन राधा स्वामी, वो उन्होंने बोला, उसमें उन्होंने ये बोला है कि ही वॉज अ बिलीवर ऑफ सतनाम एंड अनामी एंड ही डिड नॉट स्टार्ट दिस राधा स्वामी फेथ बिकॉज उनका फेथ तो सतनाम और अनामी में था, एंड राधा स्वामी फेथ जो है वो स्टार्ट किया गया है राय सालिग्राम के द्वारा, ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है. ठीक है, तो मैं 2 बार इसलिए रिपीट करूँगी बस यही याद हो जाए आपको, ये बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए अलग से बैठना ना पड़े. तो इस तरीके से स्टोरी रिलेट जब हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी कंपैरेटिवली याद होती है. ऑल्दो भूलने के चांसेस बहुत हैं, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बट आप अगर इस तरीके से बार बार सुनेंगे या मे बी आप अपने नोट्स बना रहे हैं या खुद से पढ़ेंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज़ नोन एज लोकहितवादी. तो देखिए लोकहितवादी किसको बोलते हैं? गोपाल हरि देशमुख जी को बोलते हैं लोकहितवादी. गोपाल हरि देशमुख, इनका जन्म हुआ 1823 में. ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक इंटेलेक्चुअल थिंकर भी थे. कहाँ से थे? ये महाराष्ट्र से थे. देन इनका महाराष्ट्र में पुणे में जन्म होता है और इनका ओरिजिनल नाम था शिधाय. ठीक है. एट द एज ऑफ 25 देशमुख ने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए एम्ड एट सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र इन द वीकली प्रभाकर. तो एक वीकली पब्लिश किया होता था प्रभाकर, और उसमें इन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए अंडर द नेम लोकहितवादी. तो वहाँ पर जो आर्टिकल्स लिखते थे लोकहितवादी के नाम से लिखते थे. एंड in the first 2 years he opened 108 articles on he penned 108 articles on social reforms. तो 2 साल में इन्होंने कुछ 108 आर्टिकल्स लिखे सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर. दिस इज़ द थिंग विच हैपन्स कीप हैपनिंग अगेन एंड अगेन. लेट मी रिजॉल्व इट 1 सेकेंड. हम आधे से ज़्यादा बुक अपनी कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. तो वी वर हियर नाउ. सो गोपाल हरि देशमुख जी एक सोशल रिफॉर्मर थे, इंटेलेक्चुअल थिंकर थे, महाराष्ट्र से. इनका जन्म हुआ पुणे में. इनका ओरिजिनल नाम सिद्धाय था. फिर उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखना शुरू किए 25 साल की उम्र में एक वीकली में प्रभाकर में, जिसमें उन्होंने अपना जो आर्टिकल्स में जो अपना नाम दिया वो लोकहितवादी दिया कि लोक का हित चाहने वाले. पहले 2 साल में उन्होंने 108 आर्टिकल्स लिखे सोशल रिफॉर्म्स पर. एंड दैट ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैज़ कम टू बी नोन इन मराठी लिटरेचर एज लोकहितवादिंची शतापत्रे. आई थिंक यहाँ पे जो मराठी लोग इसको सुन रहे होंगे वो ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे. शतपात्रे, आई थिंक इट इज़ लोकहितवादिंची शतपात्रे. He became the member of the Council of Governor General in 1880 and he appeared in the court of Delhi wearing hand woven खादी clothes. ठीक है. तो आर्टिकल्स लिखे, फिर ये काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के मेंबर भी बने. लेकिन ये कोर्ट में जब जाते थे तो हैंड वुवन खादी क्लोथ्स पहन के जाते थे. ये एज अ सपोर्टर ऑफ नेशनल सेल्फ रिलायंस. ठीक है. सो and this was all about this was the story of G.K. Gokhale, Gopal Hari Deshmukh. Then who was known as the nickname Lokhitwadi? It was Gopal Hari Deshmukh.
कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय, अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, कैंपेन जो था इन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र, ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा, ठीक है, विष्णु परशुराम पंडित जी। कैंपेन इन फॉर विडो रीमैरिज कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, देखिए इनिशियली जो सेंटर था वो बंगाल रहा बहुत सारी चीज़ों का, फिर धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी जो चेंजेस आए वो महाराष्ट्र में भी आने लगे। आप देखेंगे ये मेजर एक सेंटर बन गया था महाराष्ट्र भी उसके बाद, बिकॉज आप ज़्यादातर जो नाम देखेंगे वो फिर महाराष्ट्र से भी आप देखने लगेंगे, या उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो महाराष्ट्र में बनने लगे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी इनिशियली जो हेडक्वार्टर था वो बॉम्बे था, बाद में वो शिफ्ट हुआ लाहौर में, ठीक है। तो विडो रीमैरिज का जो कैंपेन था महाराष्ट्र में वो किसने शुरू किया? विष्णु परशुराम पंडित जी ने शुरू किया। द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज in Maharashtra was primarily led by Vishnu Parashuram Pandit, and he founded the Widow Remarriage Society in 1850 and also launched Widow Remarriage movement. B.M. Malabari is famous for legally eliminating child marriage. Okay, तो B.M. Malabari जो famous हैं वो किस लिए हैं? वो चाइल्ड मैरिज को लीगली एलिमिनेट करने के लिए फेमस है। दादा भाई नेहरू जी की बात अभी आगे आएगी जब हम सोशल रिलीजियस के आगे निकलेंगे, आईएनसी के टाइम पे ही विल बी द मेन पर्सन टू डिस्कस टू। एंड गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में हमने देख लिया है, लोकहितवादी इनको बोलते थे, और इन्होंने लिखना शुरू किया था एक जर्नल में, वीकली जर्नल में, जिसका नाम था प्रभाकर, लोकहितवादी के नाम से, ठीक है। और ये फिर बाद में काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के मेंबर भी बने। ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े पारसी सोशल रिफॉर्मर कौन रहे? देखिए सारे पारसी लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली, तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। बहराम जी एम मालाबारी ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर रहे उस पीरियड के। ही वॉज बॉर्न इन 1853 इन अ पर्शियन फैमिली, कहाँ पर पैदा हुए? बड़ौदा में पैदा होते हैं। Then he edited a circular against child marriage and in support of widow remarriage. The Age of Consent Act 1891 was passed by his efforts. तो B.M. माला जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया वो भी इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से पास होता है। सो इम्पॉर्टेंट नाम है B.M. मालाबारी। In which year the Age of Consent Act was passed? So it was passed in 1891. Next, his principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with the social ills and worked unceasingly for the eradication of child marriage, the Parda system. To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated Indian National Science Conference, Social Conference, which for many years met for its annual sessions alongside the INC, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस शुरू किया, इनाग्रेट किया, जो कि बहुत सालों तक अपने एनुअल सेशंस के लिए INC के पैरेलल ही वो मिलती रही। देयर रेफरेंस इन द पैसेज इज़ टू, ओके, तो किसकी बात हो रही है इस पैसेज में? तो ये बात हो रही है महादेव गोविंद रानाडे जी की, ठीक। So INC was founded in 1880. Sorry, Indian National Social Conference was founded in 1887. INC बना था 1885 में। महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव जी इसके फाउंडर रहे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग पॉलीगैमी। तो इनके ऑब्जेक्ट क्या थे? इनके ऑब्जेक्ट थे सोशल इविल्स को हटाना, जैसे कि पॉलीगैमी, देन चाइल्ड मैरिज, ओलिगार्की। द सेशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस हैड बीन कंटिन्यूड विद द INC फॉर मैनी ईयर्स। तो इनका जो सेशन था वो भी INC के साथ ही चलता था पैरेलली काफ़ी सालों तक। सो दिस वाज महादेव गोविंद रानाडे एंड उनके साथ रघुनाथ राव जी, इन्होंने मिलकर ये शुरू किया था, ठीक है। सो क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे ये भी एक बार आप देख लीजिए। इनका ऑब्जेक्टिव था पॉलीगैमी को एलिमिनेट करना, देन चाइल्ड मैरिज, द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड ओलिगार्की, ठीक। ओलिगार्की मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कि
कुछ भी, जैसे कुछ छोटे लोग, कुछ छोटा एक ग्रुप मिलके, कुछ ही लोग मिलके एक पूरा यू नो एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हों पर्टिकुलर जगह को या पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस को, तो वो ओलिगार्की होता है। ठीक है, मतलब पावर स्ट्रक्चर एक तरीके से एक पावर टसल हो जाती है। बहुत ही छोटा सा ग्रुप जो है वो एक कंट्रोल दिखा रहा है सबके ऊपर। सो दिस इज ओलिगार्की। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल the National Social Reform was formed. The National Social Conference was formed. What was the reason for its formation? देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे उसी ये वही है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। सो सारे ही ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा। So different social reform groups or organizations of Bengal region united to form a single body to discuss the issues of larger interest and to prepare appropriate petitions representation to the government. नहीं, इसलिए नहीं बना था ये, इनके हमने अभी देखा कि इनके कुछ सोशल ईविल्स को हटाने के इनके रीजंस थे अपने। दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन डेलिब्रेशंस एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच अ पर्पस। ठीक है, तो आईएनसी जो है वो सोशल रिफॉर्म्स को अपने एजेंडा में नहीं लाना चाहती थी, और वो ये चाहती थी कि भाई कोई और बॉडी बने वो करे। तो आईएनसी कुल मिला के अपने एजेंडा में इनिशियली सोशल मूवमेंट्स नहीं लाना चाहती थी। इनिशियली इट वॉज ट्राइंग टू डील पॉलिटिकली। Then Behramji Malabari and MG Ranade decided to bring together all the social reform groups of the country under one organization. नहीं, ऐसा नहीं है। behramji मालाबारी जो थे उन्होंने इसमें रोल प्ले नहीं किया था, रघुनाथ राव और महादेव गोविंद रानाडे जी ने मिलके किया था। एंड लास्ट इज नॉट द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, बिकॉज आईएनसी अगर अपने प्रोपेगेंडा में ये सब भी लेके आती तो अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं ये लोग बनाते। सो इनिशियल जो एजेंडा था वो ये नहीं था आईएनसी का, सो देयरफॉर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट प्लीज़ 2 सेकेंड वेट कीजिएगा, देयर इज़ अ नॉइज ऑफ हेलीकॉप्टर होवरिंग अराउंड। या थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835, गलत है, हमने देखा आर्य समाज 1875 में बन गया था। लाला लाजपत राय अपोज द अपील लाला लाजपत राय अपोज्ड द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटीज ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। नो, लाला लाजपत राय डिड नॉट अपोज एक्चुअली। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देन अंडर द केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर विमेंस एजुकेशन। हाँ, केशव चंद्र सेन के टाइम पे वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ब्रह्मो समाज जो था जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो हुआ केशव चंद्र सेन के टाइम पे ही था। देन विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग द रिफ्यूजीज, ये भी सही है। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी रिफ्यूजीज के लिए काम करने के लिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आंसर इज 3 and 4। आर्य समाज बना था 1875 में एट बॉम्बे बाय दयानंद सरस्वती। लाला लाजपत राय वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्य समाज एंड ही डिड नॉट अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट सोशल प्रोग्राम, तो दूसरा भी इनकरेक्ट हो जाता है। ब्रह्मो समाज ने मूवमेंट लॉन्च किया था फॉर द एजुकेशन ऑफ विमेन इन द सोसाइटी अंडर केशव चंद्र सेन। Vinoba Bhave founded the Sarvodaya Samaj to raise the living standard of the Indians and to promote the principles of Mahatma Gandhi and work among refugees। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है सारे फैक्ट्स। देखिए केशव चंद्र सेन के टाइम पे डेवलपमेंट्स बहुत हुए, उन्होंने विमेन के लिए भी बहुत काम किए, लेकिन लोगों के आपस में जो क्या बोलते हैं दरारें पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि एक तरफ आप सोसाइटी में सारे विमेन के लिए काम कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे योर सेल्फ एज द सोशल रिफॉर्मर, जो कि वो थे भी, जिसको डिनाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन फॉर वॉट रीजन्स यू मैरिड योर ओनली 13 years डॉटर टू मिडिल एजड मैन और अ मिडिल एजड किंग, तो इसकी वजह से कुछ फैक्शंस आए थे। ये लोगों को मंजूर नहीं था कि अगर कोई और ये काम करता तो शायद एक्सेप्टेंस फिर भी हो जाती, बट ही एज अ रिफॉर्मर वॉज डूइंग दिस थिंग
to his own daughter. So this was not acceptable by the people and factions came among them. तो ये एक important मतलब उनकी या तो द रीज़न इज़ नॉट मैंशनड एनीवेयर ऑल्दो. तो फैक्शंस जो हुआ वो इस वजह से हुआ ये मैंशनड है. वॉट कुड बी द रीज़न, क्या पॉसिबल रीज़न हो रहा होगा वहाँ पे वो नहीं पता है. सो दिस इज़ ऑल. नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास. तो हिंदू विडो री मैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में. ठीक है, हिंदू विडो री मैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था. और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ही वॉज द मेन प्रोपिगेटर ऑफ विडो री मैरिज. एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन, नो अबव क्वेश्चन डज नॉट डील विद इट, मे बी गलत टाइप हुआ होगा. एनीवेज वील सी इट फर्दर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1856. तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट तो हमने देखा 1829 में हो गया था. विडो री मैरिज 1856 में हुआ था. पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है वो डलहौजी की थी, वो बाद में आई है. सॉरी, मतलब 1856 से पहले आई है. और डिसेबिलिटीज़ एक्ट वी हैव टू सी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन. 1856, हाँ 1856 में डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया था, सही है. तो ये दो चीज़ें, डिसेबिलिटीज़ एक्ट और विडो री मैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ था 1856 में. सो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो था इट वॉज टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज़म. हिंदुइज़म से कन्वर्ट हुए लोगों के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था. The Hindu Widow Remarriage Act of 1856 enacted in response to the campaign of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, and it provided legal safeguards against loss of certain forms of inheritance for remarrying Hindu widow. ठीक है, तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो आया वो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कैंपेन के रिस्पॉन्स में आया. आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो. मैं फिर से इसको एक थर्ड वीडियो में लेकर आती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, एंड आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.